हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा बाइनरीज। तो ये है पार्ट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, सो द नेक्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तो आइए समझते हैं। Capabilities are available over the network and accessed through standard mechanisms that promote use by heterogeneous thin or thick client platforms. Example, mobile phones, tablets, laptops and workstations. तो let's break it down. आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। Capabilities मतलब कि जो resources हैं are available over the network, मतलब कि आप इसको इंटरनेट से, पब्लिक नेटवर्क से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। And access through standard mechanisms that promote use by heterogeneous thin or thick client platforms. मतलब यह है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड डिवाइस के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, तो अलग अलग थिन और थिक क्लाइंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, वर्कस्टेशन, कोई भी डिवाइस जो आपका नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, आप उस डिवाइस से क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हैं। इतना आसान है। अगर आप एक पब्लिक क्लाउड को कनेक्टेड है तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे क्लाउड की सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। द नेक्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और द थर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज रिसोर्स पूलिंग। यस, so the provider's computing resources are pooled to serve multiple consumers using a multi-tenant model with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumer demand. There is a sense of location independence in that the customer generally has no control or knowledge over the exact location of provided resources, but may be able to specify location at a higher level of abstraction. Example, country, state, or data center. Examples of resources include storage, processing, memory, and network bandwidth. So let's break it down. The provider's computing resources are पूल्ड, मतलब जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वो एक जगह पूल्ड है, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में एक जगह रखी हुई है, टू सर्व मल्टीपल कंज्यूमर्स यूजिंग अ मल्टी टेनेंट मॉडल। यही एक जगह से मल्टीपल कंज्यूमर्स सर्व होंगे यूजिंग अ मल्टी टेनेंट मॉडल। टेनेंट यहाँ पर वर्ड का मीनिंग ये होता है कि आप जिस बंदे को, जिस कंपनी को, जिस भी एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं उससे बुलाया जाता है टेनेंट। जैसा आप अपने घर में अगर किराए से अगर अपना घर देते हैं तो आप उस बंदे को बोलते हैं टेनेंट, कि हाँ ये मेरा टेनेंट है। तो टेनेंट मतलब जिसको सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग कस्टमर्स जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है वो सभी के सभी एक ही जगह से सर्व होंगे विथ डिफरेंट फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्लाउड इज ओनली वर्चुअल। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि क्लाउड इज बोथ फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल। क्लाउड सिर्फ वर्चुअल नहीं है, क्लाउड में फिजिकल भी है, वर्चुअल भी है। क्लाउड के रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, लिसन वेरी केयरफुली। You can achieve cloud using virtualization. You can achieve cloud with virtualization, but cloud is not just virtual. It is both physical as well as virtual. Yes, तो क्लाउड सिर्फ वर्चुअल नहीं है, क्लाउड में आपको वर्चुअल भी मिलेगा और फिजिकल भी मिलेगा। यस, तो विद डिफरेंट फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेस डायनेमिकली असाइंड एंड रीअसाइंड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड। मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो रिसोर्स अपने आप बढ़ेगा, और जब रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो अपने आप कम भी हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज अ सेंस ऑफ लोकेशन इंडिपेंडेंस दैट द कस्टमर जनरली हैज नो कंट्रोल और नॉलेज ओवर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोवाइडेड रिसोर्सेस, बट मे बी एबल टू स्पेसिफाई लोकेशन एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो फिजिकल डेटा सेंटर है, देखिए क्लाउड है तो बादल नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, सॉरी टू से दैट, कोई बादल नहीं है, यहाँ पर भी फिजिकली बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर एक लोकेशन इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। मतलब यह है कि आपको ये पता रहेगा कि किस कंट्री में डेटा सेंटर है, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, एड्रेस क्या है। फिजिकली आप बाहर से बिल्डिंग भी देख पाएंगे, लेकिन बिल्डिंग के अंदर आपका सर्वर या आपका रिसोर्स एग्जैक्टली किस फ्लोर पे है, किस रैक में है, वो आपको पता नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लोकेशन इंडिपेंडेंस। Next essential characteristic, rapid elasticity. Capabilities can be elastically provisioned and released, in some cases automatically, to scale rapidly outward and inward commensurate with demand. To the consumer, the capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be appropriated in any quantity at any point of time. So let's break this down. Capabilities मतलब कि resources can be elastically provisioned and released. अब यहाँ पर देखिए वर्ड elastic यूज किया गया है और
स्केलेबिलिटी को यूज नहीं किया गया है। स्केलेबल का मतलब है वन वे बस बढ़ता जाएगा। इलास्टिक का मतलब है आप इसको जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को हम बोलते हैं कि इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है आप उसको खींचेंगे तो वो खींचेगा, और जब आप उसको छोड़ देंगे तो वापस वो ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्लाउड के रिसोर्सेज बढ़ेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और रिक्वायरमेंट कम होने पे ये वापस कम भी हो जाएंगे। इन सम केसेस ऑटोमेटिकली टू स्केल रैपिडली आउटवर्ड एंड इनवर्ड as per the demand. To the consumer, the capabilities available for provisioning often appear to be unlimited. अब यहाँ पर unlimited का मतलब actual में unlimited नहीं है। Unlimited का मतलब यह है कि इतनी quantity में है कि कभी नहीं बोलेगा कि resources not available. This is what unlimited means. And can be appropriated in any quantity at any time. जितना मांगा हर बार उतना मिलेगा। जैसे कि for example अगर storage की बात की जाए तो अगर आपने टेराबाइट्स मांगा, पेटाबाइट्स मांगा, जेटाबाइट्स मांगा, एक्साबाइट्स मांगा, योंटोबाइट्स मांगा, कितना भी स्टोरेज मांगा, कभी ये नहीं बताएगा कि स्टोरेज नॉट अवेलेबल। सर्वर्स आपने 100, 1000, 10,000 भी मांगे, कभी नहीं बोलेगा कि सर्वर्स नॉट अवेलेबल। दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी मींस। इलास्टिसिटी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो क्लाउड के अंदर अवेलेबल है। इस फीचर को हम थोड़ा सा अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस एग्जाम्पल में हम एक यूज केस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स से कि मेरी एक कंपनी है, लेट्स से एक ई कॉमर्स कंपनी है, और मैंने उस कंपनी को चालू किया। अब क्योंकि मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो मुझे मेरे एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए कुछ सर्वर्स चाहिए। तो अब देखिए, अगर मेरे पास एक नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट है, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है, तो मैं किस तरह से प्रोसीड करूंगा। तो सबसे पहली चीज हमको पता है कि अगर मुझे आज सर्वर चाहिए तो वो 45 डेज के बाद मिलता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम लोग इसको पूरा प्लान कर लेते हैं साल भर के लिए कि भाई साल भर के लिए हमको क्या लगने वाला है। तो अब मैं मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि भाई क्या लगता है अगर हमने इस तरह से मार्केटिंग की और जो मार्केट कंडीशन से कितने यूजर्स हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो मेरी मार्केटिंग टीम ने यहाँ पर फोकस करके ये बताया कि भाई 1000 यूजर्स आपके वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो अब मुझे डे 1 पे ही पूरे 1000 यूजर्स के हिसाब से पूरा रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको टाइम टू टाइम बढ़ाने की कोशिश की तो जब रिक्वायरमेंट आएगी उसके 45 डेज के बाद मुझे सर्वर मिलेगा, जो हमने देखा था कि नॉन क्लाउड में 45 डेज लगते हैं। तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डे 1 पे ही पूरा सर्वर्स, पूरा रिसोर्स रेडी करना पड़ेगा, फिर चाहे बिजनेस हो या ना हो। तो अब चलो, मैंने ये रिस्क लिया और अमाउंट इन्वेस्ट करके चालू कर दिया। तो अब पहले साल में जो मार्केटिंग टीम ने जो फोकस किया था उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अच्छा चला, 1000 यूजर्स विजिट किए, स्मूथली सब कुछ चला। नाउ फॉर द सेकंड ईयर मेरी मार्केटिंग टीम ने ये फोकस किया कि अब हमारे 1000 यूजर से बढ़ के 5000 यूजर हो जाएंगे। तो अब मैंने भी क्या किया, अगले साल उस अमाउंट के हिसाब से उतना इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड ईयर भी अच्छा बिजनेस हुआ। अब आते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल में मेरी मार्केटिंग टीम ने ये फोरकास्ट किया कि अब आपके 5000 से बढ़कर 20000 हो जाएंगे। तो मैंने तीसरे साल के शुरू में ही पूरे 20000 यूजर्स के हिसाब से पूरे सर्वर्स में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जितना बिजनेस होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में देखिए कोविड आ गया था, बिजनेस नहीं चलता, या फिर कोई और कॉम्पिटिटर आ गया, उसने बिजनेस खा गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितना चलना चाहिए था उतना बिजनेस नहीं चला। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो पूरा रिसोर्स इन्वेस्ट किया था, ये रिसोर्स बहुत महंगा रिसोर्स है। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस। ये मेरे लिए बन गया स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस। तो अब यहाँ पे नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में इसको अवॉइड किया जा सकता, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। रिस्क लेकर उतना इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, और अगर बिजनेस उतना नहीं हुआ तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है, हमको ही एज अ कंपनी बेयर करना पड़ता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट से। अब क्लाउड एनवायरनमेंट में अगर मैं सेम बिजनेस अगर शुरू कर रहा हूं तो मेरे को डे 1 पे पूरे यूजर्स के लिए रेडी करने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स से इनिशियली 100 यूजर्स आए तो मैं 100 यूजर्स के हिसाब से ही सर्वर रखूंगा, और मेरा क्लाउड एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली जैसे जैसे यूजर आएंगे वैसे वैसे वो स्केल करता जाएगा, वैसे वैसे वो इलास्टिकली बढ़ता जाएगा। यस, तो पहले साल 1000 यूजर, जिस तरह से यूजर आए उस तरह से ये बढ़ता गया। नेक्स्ट ईयर 4000 यूजर्स आए, स्लोली स्लोली ये बढ़ता गया। थर्ड ईयर में मेरा बिजनेस नहीं हुआ और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने रिसोर्सेज बढ़ाए। अब इस केस में क्या मेरा जो अमाउंट था वो मेरा अमाउंट बचा या नहीं बचा? तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाउड का जो बेनिफिट है कि जो ह्यूज लॉसेस हो रहे थे वो ह्यूज लॉसेस हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड कर सकते हैं, पहले से कोई अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। तो यस, इलास्टिसिटी ये क्लाउड का सेकेंड बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर है। ये आपको अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने हिसाब से रिसोर्सेज को बढ़ाने की और कम करने की। नेक्स्ट, इसी चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जिसको बोला जाता है पीक आवर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीक आवर्स। अभी देखिए, आप
आप लोगों ने सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी है। तो नाउ इफ आई आस्क यू कि लोग इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा शॉपिंग कब करते हैं, वीकडेज में या वीकेंड्स में? तो आप बोलेंगे वीकेंड्स में। अब अगर वीकेंड्स में हम इसको और ड्रिल डाउन करते हैं, जैसे कि सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून, संडे नाइट, तो आप लोग ये बताएंगे कि सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग ये ऐसा टाइम है जब लोग सबसे ज्यादा इन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अगर मेरे पास नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट है तो मुझे जो रिसोर्सेज है वो वीक डेज के हिसाब से सेट करने होंगे या वीकेंड के? तो इसको समझते हैं। लेट्स से कि मंडे टू फ्राइडे मुझे कस्टमर्स के लिए लगते हैं 100 सर्वर्स, लेकिन जब सैटरडे संडे आता है, जब वीकेंड आता है, तब मुझे लगते हैं 1000 सर्वर्स। तो अब मैंने 1000 सर्वर प्रोविजन करने चाहिए या 100 सर्वर्स? अगर मैंने 100 सर्वर्स ही प्रोविजन किए तो एक्चुअल बिजनेस कब हो रहा है? ये वीकेंड्स पे हो रहा है। तो 100 सर्वर है लेकिन रिक्वायरमेंट 1000 सर्वर की है, तो व्हाट विल हैपन कि इतना सारा लोड पड़ जाएगा। जब लोड पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो वेबसाइट है वो सही से काम नहीं करेंगी। इमेजिन करिए आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट की साइट अटक अटक कर चल रही है, ग्लिचेस मार रही है। जब आप कार्ट में डाल रहे हैं तो कार्ट में से ऑटोमेटिक बाहर आ जा रहा है ना, कुछ भी ग्लिचेस आ रहे हैं, तो क्या आप अगली बार फ्लिपकार्ट से या उस वेबसाइट से शॉप करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है कि ये जो रिसोर्स है ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन, तो यहाँ पर पीछे जो रिसोर्स है, जो सर्वर है, वहाँ पर रिसोर्स कंज्यूम हो जाता है। याद रखिए, आप सिर्फ शॉप करते हैं तब कंज्यूम नहीं होता है। आपने ऐप ओपन किया, पीछे रिसोर्स कंज्यूम हो गया। तो जितने लोग विजिट करेंगे हर एक के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर उनको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। जब हम प्लान करते हैं ये सोचकर नहीं प्लान करते हैं कि कितने यूज़र शॉप करेंगे, नहीं, कितने लोग विजिट करेंगे इसके ऊपर से। क्योंकि अगर विजिट करने के बाद उनका एक्सपीरियंस ही सही नहीं रहा तो वो शॉपिंग कहाँ से करेंगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो अब मुझे 1000 सर्वर ही रखने पड़ेंगे। ये मंडे टू फ्राइडे जो मेरा 900 है, ये 900 का होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम लोग क्लाउड में जा सकते हैं। क्लाउड में हम इलास्टिसिटी का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ये स्टार्ट होगा 100 से फ्राइडे तक और सैटरडे को ये इंक्रीज होगा 1000 तक। ये 1000 ही रहेगा। संडे के बाद जैसे ही मंडे आ गए वापस से यहाँ पर 100 पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो पहले क्लाउड से पहले जितने भी बिजनेसेस रहते थे उन्हें यहाँ पर पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ता था कि कितना यहाँ पर पीक आवर्स क्या होंगे। हर बिजनेस के लिए पीक आवर्स अलग होते हैं। तो जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, ये बैठ के पूरा डिसाइड करते थे कि हमारा पीक आवर कितना होगा। आज क्लाउड आने के बाद ये करने की नीड नहीं है। क्लाउड सर्विसेज आर ऑटो स्केलेबल, क्लाउड सर्विसेज आर इलास्टिक। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी वो वैसे बढ़ेगा और जैसे ही रिक्वायरमेंट आई वो कम भी हो जाएगा। यस, नाउ द लास्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज measured service. Cloud systems automatically control and optimize resource use by leveraging a metering capability at some level of abstraction appropriate to the type of service. Example, storage, processing, bandwidth, and active user accounts. Resource usage can be monitored, controlled, and reported, providing transparency for both the provider and the consumer of the utilized service. So let's break this down. Cloud systems automatically control and optimize resource use. तो यहाँ पर ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये आपके लिए आपका जो यूजेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को एक बजट दे सकते हैं। लेट्स से आपने बोला मेरा मंथली बजट है $1000, तो ये लोग आपको एक रिसोर्स पूरा प्लान बना के देंगे जो $1000 में ही फिट होगा। और अगर आपका मंथ में अगर 1000 से ज्यादा अगर कंज्यूम हो गया तो वो आपको यहाँ पर खुद अलर्ट करके बताएंगे कि आपने उसके बाहर चले गए। तो यस, तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द यूसेज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रिसोर्स यूजेज कैन बी मॉनिटर्ड। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर मॉनिटरिंग सर्विस दिखेगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके रिसोर्स कैसे और किस तरह से कंज्यूम हो रहे हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड, यानी बजट देखिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड रिपोर्टेड, देखिए रिपोर्टिंग को ऐसा एक्सप्लिसिटली क्यों मेंशन किया गया। अगर आप आईटी में अगर ऑलरेडी काम करते हैं तो आप ये चीज को रिलेट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं काम करते तो लेट मी टेल यू, जब भी आप टेक्निकल कोई भी आईटी कंपनी में कोई भी टेक्निकल काम कर रहे हैं तो जितना आपका टेक्निकल काम होता है उतना ही इक्वल आपका नॉन टेक्निकल भी काम होता है, जिसमें आता है रिपोर्ट्स बनाना, एक्सेल शीट्स बनाना, ये सब कुछ करना। तो बेसिकली यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर्स ये बता रहे हैं कि भाई आप टेक्निकल बंदे हैं, आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट से फोकस करिए, जो रिपोर्टिंग का काम है वो हम आपके लिए कुछ हद तक करके दे देंगे। यस, अब आपका पूरा काम तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ हद तक आपको कुछ बनी बनाई रिपोर्ट्स पहले से बन जाएंगी जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं
इसके थ्रू आप मेन टेक्निकल चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एंड लास्टली प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ द प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो अब ऐसे क्यों बताया जा रहा है? देखिए, जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसका रिसोर्स आप फिजिकली नहीं देख सकते, बराबर है। तो आपके मन में होगा कि भाई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मेरा डेटा तो नहीं देख रहा, वो मुझे क्या चार्ज कर दे रहा है ना, हो सकता है क्लाउड वाले के डाउट आ सकता है कि भाई ये मेरा रिमोटली एक्सेस कर रहा है रिसोर्स, तो ये क्या कर ले रहा नहीं मालूम। तो नाउ व्हाट विल हैपन, आपको भी देखा गया कि वो लोग कैसे चार्ज कर रहे हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी दिखेगा कि आपने कितना कंज्यूम किया। एक चीज यहाँ याद रखने वाली है कि क्लाउड प्रोवाइडर आपका डेटा नहीं देख सकता, वो आपके सर्वर के अंदर झांक कर नहीं देख सकता। वो ये देख सकता है कि आपने कितना बड़ा सर्वर लिया, कितनी देर के लिए यूज किया, लेकिन उस सर्वर पे एग्जैक्टली आपने क्या किया वो वहां नहीं दिखने वाला। यस, तो ये ट्रांसपेरेंसी दोनों भी पार्टीज के लिए क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और जो मॉनिटरिंग है यहाँ पे, मॉनिटरिंग बहुत ही डिटेल लेवल पे रहेगी, जैसे कि कितना स्टोरेज यूज किया, कितना प्रोसेसिंग, कितना बैंडविड्थ, कितने यूजर अकाउंट्स, डिटेल में एकदम बारीक से बारीक लेवल पे आएगा, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि आपको किस तरह से चार्ज किया जा रहा। यस, तो नाउ अगर कोई भी कंपनी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रही है तो उसके पास ये 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर ये 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो क्लाउड प्रोवाइडर नहीं है। जनरली हमने देखा होगा लोग क्या कहते हैं, एक दो सर्वर लेते हैं और बोलते हैं ये क्लाउड है। नो, दैट्स नॉट क्लाउड। It must comply to these 5 essential characteristics. अगर ये 5 essential characteristics है तभी वो क्लाउड है। Yes. तो किसी भी कंपनी के लिए अगर क्लाउड प्रोवाइडर बनना है तो ये 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये थे 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाई वन शुड यूज क्लाउड, कि किसी भी कंपनी ने क्लाउड क्यों यूज करना चाहिए, वो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले पार्ट में मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने क्वेरीज कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। And do not forget to subscribe and ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.